डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, इस समय हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 वन्य और वन्य जीव संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी आखिरी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारत के कुछ बाघ अभयारण्यों के बारे में, अर्थात टाइगर रिजर्व के बारे में। और हम लोग बात करने वाले हैं वन और वन्य जीव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आप ध्यान से क्लास देखना शुरू कीजिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम टाइगर रिजर्व अर्थात बाघ अभयारण्यों से ही करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। अभी मैं इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इन टाइगर रिजर्वों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और किस राज्य में है। मैंने आपको इसकी पिछली क्लास में नेशनल पार्क और भी किस राज्य में हैं उनकी बात बता दी थी। तो आप चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए यही बनता है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं इस समय। तो 54, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम इन्हें भारत के मानचित्र में एक एक करके देखना प्रारंभ करते हैं कि कौन से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं इम्पॉर्टेंट हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिएगा, भारत का एक मैप है और इसमें भारत के मैप के माध्यम से दिखाया गया आपको टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा दिख रहा होगा, यहाँ पर टाइगर रिजर्व नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड से। मैंने आपको भारत के नक्शे में कौन से राज्य कहाँ पर हैं पहले ही बता रखा है, आप उसको एक बार ज़रूर दोहरा लीजिएगा। तो आपको उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। एक जिम कॉर्बेट जो कि नेशनल पार्क भी था, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क 1936 में स्थापित हुआ था, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी हुई थी, मैंने उस दिन आपको बताया था। तो जैसा कि आप जान गए होंगे, ये एक टाइगर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी है। तो अभी मैं आपको एक और मैप दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला आपको मिला जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, और राजा जी ये भी उत्तराखंड में है। तो आप एक तरफ राज्य लिखिए, इधर राज्य लिखिएगा और इधर टाइगर रिजर्व लिख लीजिएगा। तो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलूँगा आप उन्हीं को लिख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला आपके लिए इम्पोर्टेंट आता है ये जिम कॉर्बेट, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक नेशनल पार्क है, लेकिन टाइगर रिजर्व 2 हैं, याद रखिएगा, एक दुधवा और एक पीलीभीत। याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। तो दुधवा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और हम देखते हैं इसके नीचे मध्य प्रदेश में आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश में आप लिखना प्रारंभ करिए। मध्य प्रदेश में आपको सबसे पहले मिलता है बांधवगढ़, बांधवगढ़, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और एक मिलेगा पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। एक और मिलेगा आपको सतपुड़ा और पेंच। तो आप ये मध्य प्रदेश में 4 जरूर लिख लीजिएगा, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना, ठीक है ना। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे एक नामदफा आपको दिख रहा है, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, आप इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक देखिएगा आपको मानस असम में है और काजीरंगा असम में है, आप इन दोनों को जरूर लिख लीजिए। मानस असम में है और काजीरंगा असम में है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो मानस और काजीरंगा आप असम में लिख लीजिए, और एक औरांग भी लिख सकते हैं, असम में है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट। हाँ, एक चीज़ और, आप मध्य प्रदेश में एक और इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। अब एक बार आप राजस्थान में नज़र दौड़ा लीजिए। राजस्थान आपको कहाँ दिख रहा होगा, ये एरिया राजस्थान का है। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। तो इसमें आप सरिस्का इंपॉर्टेंट रूप में लिख लीजिएगा,
रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स का बस आप नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए आप। उड़ीसा में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उड़ीसा में ये देखिए, ये आपका उड़ीसा का एरिया है और यहाँ पे एक लिखा हुआ है सतकोसिया और ये एक सिमलीपाल। तो सिमलीपाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। उसके बाद आप पश्चिम बंगाल में यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, ये तो आपका बांग्लादेश ही है। तो पश्चिम बंगाल में आप सुंदरवन लिख लीजिएगा, सुंदरवन ये इम्पॉर्टेंट होगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। छत्तीसगढ़ में एक अचानक मार लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में अचानक मार लिख लीजिएगा, ये वैसे आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। चलिए तो और देखिए, एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाइए आप। बांदीपुर कर्नाटक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बांदीपुर और नागरहोल, बांदीपुर और नागरहोल ये कर्नाटक में है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद दो आप केरल में लिख लीजिए, दो आप केरल में लिख लीजिए, एक है पेरियार और एक है अन्नामलाई। एक मिनट, सॉरी, मैं आपको बोलने वाला था केरल में पेरियार और पेराम्बिकुलम, पेरियार और पेराम्बिकुलम ये दोनों केरल में हैं। और आप तमिलनाडु में दो लिख लीजिए, तमिलनाडु में दो लिख लीजिए, मुदुमलाई और अन्नामलाई, मुदुमलाई और अन्नामलाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुदुमलाई और अन्नामलाई, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि भारत के राज्यों में पाए जाने वाले प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अब हम इसमें एक अलग से मैप में बात कर लेते हैं कि कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो नेशनल पार्क भी हैं। जैसा कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप देख भी चुके होंगे, आपको याद भी रहा होगा, केबुल लामजाओ, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, लोकटक झील के ऊपर। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हैं जो टाइगर रिजर्व भी हैं और नेशनल पार्क भी हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसा कि अभी हमने राजा जी के बारे में पढ़ा, तो ये देखिए इस पे एनपी लिखा है मतलब नेशनल पार्क, टीआर लिखा है मतलब टाइगर रिजर्व। तो राजा जी नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, जबकि जिम कॉर्बेट भी नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर एक आप याद रख लीजिए, दुधवा जो है नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो दुधवा के कोष्ठक में एनपी और टीआर दोनों आप लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके बाद एक और देख लीजिए, काजीरंगा, काजीरंगा आपके लिए नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो पूछा जा सकता है कौन कौन सा इसमें नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए बांधवगढ़, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा था, एक सरिस्का था, सरिस्का नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। बांधवगढ़ आप लिख लीजिएगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों लिख लीजिएगा। पन्ना और कान्हा भी इसी प्रकार से नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा हिल्स और आपका सरिस्का और रणथंभौर ये आपका क्या है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखना शुरू करते हैं। इसमें और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट दिखा देता हूँ, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा, ये अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई आपने देखा, अन्नामलाई जिसे इंदिरा गांधी बोलते हैं, इंदिरा गांधी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों है। इसी प्रकार से ये पेरियार और पेराम्बिकुलम नेशनल पार्क और दोनों हैं। फिर मुदुमलाई भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों हैं। कर्नाटक का जो बांदीपुरा है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। इनमें से जिन पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था उन पे आप नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं वन और वन्य जीवों से संबंधित प्रमुख अधिनियमों और प्राधिकरणों के बारे में। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि वन हमारे लिए एक हरे सोने की तरह कार्य करता है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए उत्तरदायी भी होता है, हमारे पारितंत्र को और आहार जाल को पूर्ण करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसीलिए सरकार वन और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न नियम और कानून बनाती रहती है, जिसके द्वारा इसके बेलगाम होते हुए क्षरण पर रोक लगाई जा सके। तो चलिए अगला हम देखते हैं कि भारत में वन और वन्य जीवों से संबंधित प्रमुख अधिनियम के बारे में।
तो चलिए आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको भारत में वन और वन्य जीवों से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम यहाँ पर पेश किए हैं। आप इनको नोट कर लीजिए और ज़रूर याद कर लीजिएगा, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है भारत वन अधिनियम 1865। तो भारत में जो वन अधिनियमों की शुरुआत हुई थी वो 1865 से हुई थी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नोट डाउन मत करिए, बस सुनते जाइए। फिर 1878 में इसको संशोधित किया था, 1878 में इसको संशोधित किया था, और पुनः एक बार 1906 में भी संशोधित किया गया था, जो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट शुरू होता है कि भारत वन अधिनियम 1927। तो ध्यान दीजिएगा, भारत वन अधिनियम 1927 ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट था। वनों में आवाजाही और अन्य चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट अधिनियम जो आपको एकदम याद कर लेना है वेरी इम्पॉर्टेंट रूप में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फिर आप इन नियमों के बारे में भी ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में काम आएंगे। 1974 में जल प्रदूषण था। 1980 में पुनः वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, जो भी आपके वन से संबंधित है और वन्य जीव से संबंधित है, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। और उसके बाद 1981 में वायु प्रदूषण से संबंधित एक अधिनियम आया था, जिसको आपको बस ध्यान में रख लेना है। अगला आता है इम्पॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और फिर एक आता है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, अर्थात वन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाई गई थी, जिसे राष्ट्रीय वन नीति कहा गया। अगला आता है इम्पॉर्टेंट जैव विविधता अधिनियम। क्या है जैव विविधता के बारे में आपको पहले भी बता चुका है। जैव विविधता क्या है? एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों, निर्जीवों और अन्य वस्तुओं से मिलकर जो चीज़ें बनती हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं, अर्थात जो तंत्र बनता है उसे हम जैव विविधता कहते हैं, सभी सजीव चीज़ों से। याद रखिएगा, सभी सजीव चीज़ों से। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वन अधिकार अधिनियम 2006 में, अर्थात वनों से संबंधित जो कुछ अधिकार थे उनके बारे में यहाँ पे व्याख्या की गई थी। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए अंत में आया हुआ है वन संरक्षण संशोधन विधेयक, अर्थात जो आपका 1980 का वन संरक्षण है इसको संशोधित किया गया था और एक विधेयक लाया गया है सरकार के द्वारा, जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। अधिनियम का बनना बाकी है, इसलिए इसको भी विधेयक कहा गया है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, जल्द ही ये अधिनियम बन जाएगा। अगला आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। याद रखिएगा, बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में, मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ से शुरू हुई थी, जिम कॉर्बेट से शुरू हुई थी। कहाँ से? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड अर्थात देहरादून से शुरू हुई थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों को बचाने के लिए, ये भी आप वन्य जीव है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ 1992 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को ध्यान में रख लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम एक बार 2006 में संशोधित किया गया था और पुनः 2022 में संशोधित किया गया था। याद रखिएगा, वन्य जीव अधिनियम कहाँ पे था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में था, इसको 2006 में एक बार संशोधित किया गया और पुनः इसको 2022 में संशोधित किया गया था। और यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, 2022 में संशोधित करने के बाद, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 5 अनुसूचियाँ थी, उन 5 अनुसूचियों को घटाकर 4 अनुसूचियाँ कर दी गई। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और साइट्स जानवरों के व्यापार से संबंधित है, प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, इसको लागू करना था। अभी मैं आपको इसका फुल फॉर्म दिखा रहा हूँ, इस साइट्स का फुल फॉर्म क्या है। फिलहाल आगे के अधिनियम समाप्त हो चुके हैं, अब हम कुछ संस्थानों के और प्राधिकरणों के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले 1982 में उत्तराखंड के देहरादून में एक भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान का स्थापना की गई थी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनबीए कहा जाता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड कब स्थापित किया गया? 2003 में। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है
बस आप इनके नाम याद रखिए, मैं आपके बारे में अभी इनको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। सॉरी, इनके बारे में अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। आगे देखिए, वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान 1906 में देहरादून में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय देहरादून में है, अर्थात वनों से संबंधित अनुसंधान करने के बारे में है। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे NTCA के नाम से जाना जाता है, NTCA के नाम से जाना जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और किस अधिनियम के आधार पर की गई थी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पे की गई थी। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। कब की गई थी? 2005 में। तो ये आपके लिए थे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और संस्थान तथा प्राधिकरण। अब हम इनके बारे में, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, कुछ के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। और फिर हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिससे आज का अभ्यास हमारा, आज का पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा। कल से हम अगला चैप्टर जल संसाधन प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आगे देखना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आप राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में देख लीजिए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना थी जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए 2003 में की गई थी। याद रखिएगा, 2002 को लागू करने के लिए 2003 में। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम 2002, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको लागू कराने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद इसका मुख्यालय चेन्नई में है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है ना? बस आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ। अब यहाँ पर आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या लिखा हुआ है? 1980। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सॉरी, वन्य जीव संरक्षण बोल रहे हैं, वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980। बस आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। मैं आपको उसको विस्तार से बताऊंगा कि उसके बारे में क्या क्या है और क्या बातें आपको लिखनी चाहिए अपनी कॉपी में, क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसमें वन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। अर्थात अब अगर आप वन क्षेत्र में अस्थायी कृषि करना चाहते थे तो आपको केंद्र से अनुमति लेना आवश्यक था। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो इसका एक अपराध है, इसके लिए आपको सजा दी जा सकती है। ठीक है ना? इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यह अपनी आशाओं पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया, लक्ष्य पर पूरा सफल नहीं हो पाया, फिर भी कुछ हद तक सफल हो गया था। तो चलिए अब देखते हैं अगले अधिनियम के बारे में। यहाँ पे आप थोड़ा सा नज़र घुमा लीजिए, भारतीय वन अधिनियम 1927 के बारे में। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय वन उत्पाद की जो आवाजाही थी उसको नियंत्रित करना, उस पर शुल्क लगाना। अर्थात जैसे वन में से आप लकड़ी काट रहे हैं और उसको कहीं पे ले जा रहे हैं, तो इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया था और इस पर टैक्स लगाया था कि आप अगर ले जा रहे हैं तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो वन घोषित किए गए थे, आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन अर्थात अवर्गीकृत वन, इसकी व्याख्या भी इसी के आधार पर की गई थी। अर्थात आरक्षित वन में सरकार का पूरा पूरा अधिकार होगा, संरक्षित में सरकार का अधिकार थोड़ा कम होगा, जबकि ग्राम वन में सरकार का थोड़ा सा भी अधिकार नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए, इसमें बस आपको इतना ही जानने लायक था। बस आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को मैं लिखने को बोलूँगा आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए आपको एक संस्थान के बारे में दिखाई दे रहा है, भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह एक गठित स्वतंत्र निकाय है। याद रखिएगा, किसके द्वारा गठित किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 1982 में इसका गठन किया गया था। अब देखिएगा इसका जो क्या बोलते हैं मुख्यालय है वो उत्तराखंड के देहरादून में है। ये बात को ध्यान में रखिए। क्या करता है ये देख लीजिए। यह संस्थान लुप्त प्राय जीवों, जैव विविधता, वन्य जीव नीति, जैव विकास, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों के लिए
शोध कार्यक्रमों का संचालन करता है, अर्थात यहाँ पे शोध कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आप लोग एक यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसके आधार पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर की गई थी। क्या करता है ये, देख लीजिए क्या करता है। देखिए लिखा हुआ है कि यह निकाय वन्य जीव से जुड़े मामलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों के आसपास निर्माण और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है। जैसे कि मान लीजिए एक नेशनल पार्क है, अगर आप इसके आसपास एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं, तो ये जो हमारा वन्य जीव बोर्ड है पहले इसके बारे में जानकारी जुटाएगा, फिर आपको उसकी निर्माण की अनुमति देगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। किसके आधार, किसके अंतर्गत एक निकाय है ये, किसने इसको स्थापित किया था, वही है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 2005 में। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और इसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा, लिखा हुआ है वन्य जीव गलियारे। ऐसे एक शब्द है जो आपको जानना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गलियारा क्या होता है, आपके यहाँ दो लोग पड़ोस में घर बनाते हैं, तो आपका एक पड़ोसी कहता है कि मुझे 4 फीट की गली चाहिए जिसके रास्ते मैं आ जा सकूँ। तो वैसे ही जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी एक सुरक्षित रास्ता बनाया गया था जहाँ से वो आराम से आ जा सकें, उनको किसी चीज़ का डर न रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वन्य जीव गलियारे संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और मानव बस्तियों में हस्तक्षेप किए बिना जानवरों की आवाजाही की अनुमति देते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अर्थात 2 ब्लॉक हैं, जैसे एक यहाँ पे क्षेत्र है, एक यहाँ पे क्षेत्र में, बीच में बस्ती निवास करती है। अगर यहाँ से कोई शेर निकला बस्ती के रास्ते गया तो या तो बस्ती में कुछ लोग को मार देगा या तो बस्ती वाले इसको मार देंगे, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन यहाँ से अगर एक रास्ता बना दिया जाए कि वो शेर यहाँ से निकले और ऐसे आराम से चला जाए इस क्षेत्र में, तो कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होगी। इसे ही हम कहते हैं वन्य जीव गलियारे। ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में एक बात और देख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। टास्क टाइगर फोर्स की सिफारिशों के बाद बाघ संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए 2005 में इसका गठन किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो होता है इसका अध्यक्ष होता है और राज्य का पर्यावरण मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। इसका काम क्या होता है देखिएगा, ये सिफारिश करता है कि आप किसी भी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित कर दीजिए, अर्थात वहाँ पर बाघों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये बात को आप जरूर में ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा, और आप इसे ज़रूर नोट डाउन करेंगे क्योंकि आपसे इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। तो पहले आप इसको ध्यान में रख लीजिए, फिर मैं आपको एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से दिखाऊंगा कि आप उसमें और चीज़ें क्या क्या लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो बोलता जाता हूँ आप इसमें से कुछ पॉइंट बनाइए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। मैं आपको बताऊंगा कौन सा पॉइंट आपको बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, पहला पॉइंट यही लिख दीजिएगा। तो ये करता क्या है, ये करता क्या है, आपका दूसरा पॉइंट ये बनेगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण का कार्य करता है। याद रखिएगा, जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण का कार्य करता है। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिखिएगा, यह अधिनियम जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण का कार्य करता है और एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आप उसमें आगे पढ़ा सकते हैं। चलिए फिर यह कह रहा है कि यह अधिनियम पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी बनाता है। याद रखिएगा कि इस अधिनियम में पौधों और जानवरों को विभिन्न अनुसूचियों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, यह अधिनियम पौधों और जानवरों की विभिन्न अनुसूचियों में
बांटता है, मतलब पौधों और जानवरों को विभिन्न अनुसूचियों में बांटता है और प्रत्येक अनुसूची हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और किस हिसाब से इसका संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइट्स लिखा हुआ है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। अर्थात ये एक वार्ता थी जो कि वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति अर्थात जो लुप्त होने की कगार पर हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक समझौते पर आधारित थी। इसके भारत में प्रवेश को इसने सरल बना दिया था। किस अधिनियम में? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने। तो आप तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इस अधिनियम ने साइट्स, बस CITES आप लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म दिखा दे रहा हूँ कि इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है साइट्स का। तो आप बस इतना ही लिखिएगा कॉपी में, साइट्स के भारत में प्रवेश को सरल बना दिया था। और इस अधिनियम की देखिए कमी क्या थी कि जम्मू कश्मीर इस अधिनियम के तहत नहीं आता था, याद रखिएगा। लेकिन जैसे आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम अभी 2019 में पारित किया गया था, जिससे जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा माना गया था और उसे राज्य के दर्जे से हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया था और उसे 2 हिस्से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आपको ध्यान देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, वहाँ पर भारतीय कानून पूरी तरह से लागू नहीं होते थे। इसी प्रकार जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था वो इस राज्य पर लागू नहीं होता था। लेकिन जब से 2019 में पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था, इसकी जो क्षमता थी वो जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई थी, अर्थात यह नियम अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा है। ठीक है ना। तो आपको तीसरा पॉइंट ये नहीं लिखना है, बस आपको 3 पॉइंट अभी फिलहाल के लिखना है जो मैंने आपको बताया। पहला ये 1972 में पारित हुआ था, दूसरा है जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है और उनके विनिमय के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा आपको लिखना था, दूसरा क्या लिखना था, यह पौधों और जानवरों को अलग अलग अनुसूचियों में बांटता है। तीसरा आपको लिखना था कि इस अधिनियम ने साइट्स के भारत में प्रवेश को सरल बना दिया था। अब चौथा आपको क्या लिखना है? चौथा आपको देखिए, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, नोट डाउन नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि वन और वन्य जीव तथा पक्षियों के संरक्षण को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ये आप इंपॉर्टेंट कहीं पे नोट कर लीजिए, किनारे, इसमें मत नोट करिएगा, किनारे इसको नोट करिएगा। क्या कि वन और वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण किस सूची के तहत आता है? समवर्ती सूची के तहत आता है। आपको सूची के बारे में कभी हम अलग से चर्चा करेंगे जब संविधान पढ़ाएंगे तब। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सूची जो होती है 3 प्रकार की होती है, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में आने वाले नियमों को संघ सरकार बनाती है और राज्य सूची में आने वाले नियमों को राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में आने वाले नियमों को दोनों बना सकती हैं, संघ और राज्य दोनों बना सकती हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन अगर दोनों ने एक ही चीज़ पर बना दिया तो उसमें संघ का ज़्यादा प्रभावी होता है। ये होती हैं हमारी सूचियाँ। और एक हमारा मौलिक कर्तव्य भी होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य आप लोग अपनी किताब में जरूर पढ़ते हैं, पीछे या आगे लिखा होता है NCERT बुक्स में कहीं पर, याद रखिएगा। तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमारे पास हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसमें से एक मौलिक कर्तव्य है जो 51A(G) में लिखा गया है। तो वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। याद रखिएगा, वन और वन्य जीव की रक्षा करना है आपको और प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करनी है और आपको उसमें सुधार करना है। ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और ऐसे ही देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे हमारे मूल अधिकार होते हैं वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी होते हैं जो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। उसमें आर्टिकल 48A में कहा गया है, क्या कहा गया है कि राज्य जो होगा पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। देखिए, यहाँ पे हमारे उत्तरदायित्व हैं और यहाँ पर राज्य अर्थात सरकार के उत्तरदायित्व हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये हमारे उत्तरदायित्व हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो इस पर हमें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। वैसे ये राज्य का उत्तरदायित्व है, अगर राज्य नहीं करेगा तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो उसका एक कर्तव्य होगा राज्य का, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है अर्थात व्यक्ति का कर्तव्य है। तो ठीक है ना। ये आपको वन और वन्य जीवों से संबंधित संविधान में प्रावधान दिख गए हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वन्य जीव अधिनियम में 5 अनुसूचियां बनाई गई थी। तो आप इसमें इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि इस अधिनियम में कुल 5 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में कुल
5 अनुसूचियां थी, जिसमें अनुसूची 1 में किनको रखा गया था, आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे आप लिखिएगा, इसमें 5 अनुसूचियां हैं, जिसमें अनुसूची 1 में लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनके संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है। याद रखिएगा, जिनके संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है। आप अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो कठोर दंड भी आपको दिया जा सकता है। याद रखिएगा, ये अनुसूची में जो भी प्रजातियों को शामिल कर दिया गया है उनका पूरे भारत में शिकार नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा कि अनुसूची 1 में, पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ लिखते जाइए अपनी कॉपी में तुरंत। अनुसूची 1 में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनके संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है, अर्थात इनका शिकार पूरे भारत में वर्जित है। आप इतना लिख लीजिएगा। फिर इसमें कुछ जानवरों को आप लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे कि कृष्ण मृग अर्थात काला हिरण, जिसके मारने के बारे में सलमान खान के ऊपर केस चल रहा है। उसके बाद हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, मैं आपको अभी इनका चित्र भी दिखा रहा हूँ। फिर हिमालयी भालू और एशियाई चीता, जो कि अब तो गायब ही हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी अगली अनुसूची देख लीजिए, अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या कह रहा है कि इनको उच्च सुरक्षा प्रदान की गई है, अर्थात ये थोड़े से कम लुप्त प्राय हैं, इसीलिए इनको उच्च सुरक्षा प्रदान की गई है और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे एक मैकॉक बंदर जो हमने पढ़ा हुआ था, मैकॉक, इसमें असमिया मैकॉक कहा गया है, और हिमालयी काला भालू और भारतीय नाग, जिसे कोबरा भी कहा जाता है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, तो इसको इस श्रेणी में शामिल किया गया है। अब से आपको अगर कहीं कोबरा दिखता है तो आप उसको मारिएगा नहीं, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कठोर नियम बनाए हुए हैं। अनुसूची 3 और 4, ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त नहीं हैं, उनमें 3 और 4 में शामिल किया गया उनको। तो सूची 1 में सबसे ज़्यादा लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है, सूची 2 में जो हल्की लुप्त प्राय हो रही हैं लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, और तीसरे में और चौथे में उनको शामिल किया गया है जो संकटग्रस्त नहीं है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। फिर देखिए, आपको 3 और 4 में कुछ जानवरों के बारे में दिखाया गया है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अनुसूची 5 देखिए, अनुसूची 5, एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 5, मैंने आपको शायद 5 अनुसूचियाँ बोल दी थी, लेकिन यहाँ पे 6 अनुसूचियाँ हैं। आप उनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, बदल लीजिएगा अपने पॉइंट को। तो अनुसूची 5 में ऐसे जंतु शामिल हैं जिन्हें परोपजीवी कहा जाता है, अर्थात ये लोग दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे कौवा, फल, चमगादड़, चूहा और मूसक आदि। इसमें 4 प्रजातियां शामिल हैं। अनुसूची 6 में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप बस इतना याद रखिएगा। तो आप कैसे लिखेंगे उसमें कि इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियों की व्याख्या की गई है। इसमें पहली अनुसूची में सर्वाधिक रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को रखा गया है। इनके संरक्षण के लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए हैं। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो आपको कठोर दंड दिया जा सकता है। ठीक है ना, आप इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम समाप्त होते हैं। यहाँ पे आप चलते चलते एक बार और ध्यान दे लीजिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल मिलाकर 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं, जिसका मैंने आपको वर्णन विस्तार पूर्वक बता दिया है। आप इसमें शुरुआत की पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी को याद कर लीजिएगा। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पेपर में जाते समय एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में। इस प्रकार हमारे महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले तो आप इसी प्रश्न को देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है इसके बारे में। तो यहाँ से आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। सब कुछ तो मैंने आपको बताया ही है क्या क्या लिखा हुआ है। इस अधिनियम के अंदर कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडा वन और इनके शिकार पर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद कई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। तो आप इस बात को लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको जो बताया आप उतना ही लिखिएगा। हाँ, एक ये लिख लीजिएगा, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। आप एक पॉइंट इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित करके, तो मैंने आपको बताया है, संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, उनको शिकार पर प्रतिबंध किया गया, उनके व्यापार पर प्रतिबंध किया गया, उनके आवास का कानूनी रूप से संरक्षण करने का प्रयास किया गया। तो ये सवारी प्रावधान इसमें किए गए थे।
ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ पे आपके लिए देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। पहला आपको दिख रहा है जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको जैव विविधता की परिभाषा पहले ही बता रखी है। जैव विविधता क्या है? वनस्पति तथा वन्य जीवों में, मनुष्यों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव की अनेक जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं, इसे ही जैव विविधता कहते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव की अनेक जातियां उपजातियां होती हैं, इनको मिलाकर जैव विविधता कहा जाता है। तो आप इस परिभाषा को नोट डाउन किए ही होंगे। बस यहाँ पे ध्यान में रखिएगा क्या कहा गया। मनुष्यों को जैव विविधता के कारण आवश्यकता के लिए अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। याद रखिएगा, उनकी आवश्यकता के लिए अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिससे उनका पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। इसीलिए जैव विविधता पृथ्वी के मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात जैव विविधता नहीं होगी तो मानव का पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इसीलिए मानव जीवन के लिए जैव विविधता अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सवाल, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारक है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जैसा कि देखिए, पशुओं के अतिचारण से वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है। अगर आप पशु बहुत ज़्यादा चराएंगे तो वो बार बार चलेंगे और छोटी उगने वाली वनस्पतियां या तो जानवरों के द्वारा ग्रहण कर ली जाएंगी या तो उनके पैरों के नीचे दब जाएंगी, जिससे वहाँ पर वनस्पति नहीं पैदा होगी और धीरे धीरे वह जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। उसके बाद एक देखिए दूसरा बोला है, मानव अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करता है, जिससे वनस्पति तो नष्ट होती ही है, लेकिन एक बात बताइए, वन में बहुत सारे वन्य जीव भी तो रहते हैं और उनका प्राकृतिक आवास भी समाप्त हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, उद्योगों के रासायनिक कूड़ों को खुले स्थानों में फेंक देते हैं, जिससे हमारी भूमि प्रदूषित हो जाती है और वो बंजर हो जाती है और वहाँ पर फसल पैदा नहीं होती है, जिससे प्राकृतिक वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। जैसे वर्षा कम होने लगती है, मैंने आपको बताया था ना कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों से भी वाष्पोत्सर्जन होता है और वाष्पोत्सर्जन से जो वाष्प के कण निकलते हैं उड़ते हुए बादल से चिपक जाते हैं, जिससे वो बादल भारी होकर वर्षा का कारण बनते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और एक देखिए यहाँ पे जैव विविधता की सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है, ये दिख रहा है, आप इसको नोट डाउन अपनी कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ऐसा आपको कहा जाता है। एनसीईआरटी प्रश्न है ये, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, फिर जैव विविधता की वही परिभाषा है जो मैंने आपको पीछे बताई है और पहले भी बता चुका हूँ। क्या लिखा है, पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बृहद स्तनधारी प्राणियों का निवास जैव विविधता से भरा हुआ है। पौधों की विभिन्न प्रजातियों, जीवों की श्रृंखला एक ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो आप 4 परिभाषाएं मत याद करिए, बस आप इसको पढ़ लीजिए और परिभाषा आप जो लिखे हैं उसी को याद करिएगा, ये बात को ध्यान में रखिए। चलिए इधर देखिए आप, जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको बताया ही था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जिसमें जैव और अजैव घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण उनका जीवन संभव हो पाता है, इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैव विविधता के कारण ही जीवधारियों का अस्तित्व है। मनुष्य, वनस्पति तथा जीवों पर निर्भर है। पर्यावरण संतुलन के लिए समन्वय जरूरी है। जैसे अगर 2 लोग को एक साथ रहना जरूरी हो ही गया है, तो उनके बीच जब तक समन्वय नहीं होगा वो एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र को सही बनाए रखना है तो मनुष्य, वनस्पति तथा जीवों के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, अर्थात समन्वय बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया कि पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है, जैव विविधता की आवश्यकता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, मानव क्रियाओं में जैव विविधता अर्थात वनस्पति तथा जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मानव की संवेदनशीलता तथा प्रकृति के विभिन्न आयामों के असहज दोहन का प्रभाव पर्यावरण पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पड़ता है। याद रखिएगा, मतलब आपको इसको ऐसे लिखना है,
अब पॉइंट वाइज लिखिएगा कि जैव विविधता हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो चूंकि जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, पहला पॉइंट आप लिखिएगा। फिर दूसरा लिखिएगा कि जो मानव है वो वनस्पति तथा जीवों पर अत्यधिक निर्भर रहता है, इसीलिए जैव विविधता अत्यधिक आवश्यक है। तीसरा आप लिखिएगा पर्यावरण संतुलन के लिए समन्वय जरूरी होता है। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वैसे लिखिएगा, पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता जरूरी है, अर्थात जैव और अजैव घटकों में समन्वय जरूरी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम प्रकृति का असहज दोहन करेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, जैव विविधता नष्ट होगी, जिससे मानव का जीवन भी खतरे में पड़ेगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि जैव विविधता क्या है और ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो ये आपको मैंने बता दिए कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न जरूर दिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा अध्याय वन और वन्य जीव संसाधन भी समाप्त होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी। आशा करता हूँ कि आपने उन सभी को जरूर नोट कर लिया होगा। अब आज के लिए हम क्लास को बंद करते हैं। आज के लिए क्लास में आपके लिए बस इतना ही है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप पूरी क्लास देखने के बाद एक बार एक कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर वही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों तक इसे अवश्य पहुँचाएँ। जितना ज़्यादा आप अपने मित्रों तक पहुँचाएँगे उनको भी फ़ायदा मिलेगा और हमें भी अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीपीएससी से संबंधित कंटेंट चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ज्ञान दृष्टि यूपीपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।